के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर एंड सीईओ मनीष सुंथालिया जुड़ गए हैं, जिनके पास इक्विटी फंड मैनेजमेंट में 3 दशक का अनुभव है। उनसे समझते हैं कि मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए इस समय। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। वैसे नहीं। आपको देख के लगता नहीं है कि मतलब इतने सालों से आप मार्केट में हैं, आप भी काफ़ी फिटनेस पे आपने काफ़ी काम किया है, लेकिन मार्केट में इस समय क्या करें? क्योंकि काफ़ी समय के बाद हमने एक साइजेबल ग्लोबल करेक्शन देखी है, खासतौर से जो जापान और यूएस में हुआ है, दोनों मार्केट्स में। तो पहले ज़रा थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं सेक्टर्स और स्टॉक्स पर आऊँगा। देखिए, दो मेजर हेडविंड्स जो ग्लोबल मार्केट्स में अभी हमें देखने को मिल रही है। एक तो येन कैरी ट्रेड जो अनवाइंड हो रहा है, और दूसरा है जो मिडिल ईस्ट में टेंशन्स हैं, तो उसके लिए जो नर्वसनेस है। सो मिडिल ईस्ट के टेंशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा इकोनॉमी इम्पैक्ट होता है सिर्फ ऑयल प्राइसेस से। बट ऑयल प्राइसेस देखिए, ऊपर में ब्रेंट 80-81 डॉलर के बाद अब 76-77 डॉलर के करीब है। तो कहने का ये मतलब है कि चाइना स्लो डाउन है, यूएस में रिसेशनरी ट्रेंड्स के संकेत मिल रहे हैं। उनके कारण मिडिल ईस्ट टेंशन में फ्लेयर अप के बावजूद तेल में कोई मेजर इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई बहुत ज्यादा नर्वसनेस मार्केट्स में होनी नहीं चाहिए। दूसरा है येन कैरी ट्रेड अनवाइंड। 8% येन लास्ट महीने में बढ़ गया है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, और ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट सब इंटर रिलेटेड हैं। सो येन में बोरो करके यूएस में इन्वेस्ट हुआ था, वो ट्रेड अनवाइंड हो रहा है। पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि कैरी ट्रेड कभी भी मतलब स्टॉप नहीं होता है। मतलब वो एक एक हद तक जाके अनवाइंड होगा, और फिर बेस्ड ऑन ग्रोथ एस्टिमेट्स ऑफ जापान एंड यूएस वो कैरी ट्रेड वापस शुरू हो जाएगा। तो समझने की बात यह है कि यार, जापान में बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ देखने को मिलेगा। बहुत दिनों के बाद अपने को अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है जापान में, उसके कारण येन में अप्रिसिएशन है, रेट इंक्रीज हो रही है। पर मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा रेट इंक्रीज जापान में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं हो पाएगा यहाँ से। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिटेड इम्पैक्ट होना चाहिए येन कैरी ट्रेड अनवाइंड का। अगर बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होता है रेट इंक्रीज जापान में, तब एक मेजर कंसर्न दिखती है ग्लोबल मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर सो डेवलप मार्केट्स में इनका इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर मेजर मार्केट्स वेयर yen carry trade has happened. As far as emerging markets are concerned, हमारे मार्केट्स में तो बेसिकली एफआईएस का ब्रॉडली लास्ट 2-3 साल से मेजर सेलिंग ही रहा है, और टोटल परसेंटेज होल्डिंग्स ऑफ एफआईएस हैव गॉन डाउन ओनली। मतलब 22-23% से 15-16% है। तो लिमिटेड इम्पैक्ट मुझे दिखता है येन कैरी ट्रेड अनवाइंड का इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेंटिमेंटल कोलैटरल इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा, और हो भी रहा है। लास्ट 2-3 दिन से हम यही देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स अगर वीक है तो हमारा मार्केट्स भी वीक रहता है। पर मेरे हिसाब से तो ऑल डिक्लाइंस विल बी बॉट इनटू। एंड ऑब्वियसली 2026 के नंबर निफ्टी 50 में अभी फैक्टर नहीं होने चाहिए। सो निफ्टी 50 इज ब्रॉडली फुली वैल्यूड ऑन FY25 बेसिस। बट ब्रॉडर मार्केट में पिक एंड चूज का ऑप्शन डेफिनेटली रहेगा। जहां भी वैल्यू है वहां पर इट इज अ बाय ऑन डिक्लाइन ओनली। कोई बहुत ज्यादा ग्लोबल टेंशन से हमारा मार्केट इम्पैक्ट होता दिखता है, ऐसा लगता नहीं। ओके, अच्छा, क्योंकि क्रूड की बात हुई, और आज थोड़ा सा एफएमसीजी स्टॉक्स में जो स्पेशली जो थोड़े से क्रूड डेरिवेटिव्स से अपने इनपुट्स ड्राइव करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा बाइंग है आज यहाँ पर। एफएमसीजी में आपका क्या व्यू है इस समय, और आपके पोर्टफोलियो में क्या स्टांस है एफएमसीजी पर, और किस तरीके के स्टॉक्स आपको पसंद है यहाँ पर? देखिए, मैं काफी दिनों से यही बोल रहा हूँ कि एक सेक्टर रोटेशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गए उनमें लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स डेफिनेटली इंटैक्ट है, जैसे कैपिटल गुड्स, रेलवेज, डिफेंस। बट वैल्यूएशन वाज टोटली आउट ऑफ वैक। मतलब आप 5-5 साल की अर्निंग्स को अगर डिस्काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली दीज सेक्टर्स आर प्रोन टू करेक्शन, और वही हो रहा है। और जो सेक्टर्स लगार्ड्स हैं लास्ट 2-3 साल से, एंड वेयर फंडामेंटल्स आर चेंजिंग इंक्रीमेंटली एट द मार्जिन, कि मानसून ठीक ठाक हो रहे हैं जुलाई के महीने में, या फिर गवर्नमेंट का थोड़ा इम्पेटस है मिडिल क्लास की तरफ बजट में, या फिर आपके क्रूड के प्राइसेस कम हो रहे हैं। सो वॉल्यूम ग्रोथ के assumptions पूरे उतरेंगे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में एक बाइंग का
पॉसिबिलिटी डेफिनेटली था बिफोर द बजट ऑल्सो, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। एंड एक रिस्क ऑफ ट्रेड है, सो फार्मा, आईटी, कंज्यूमर, बैंक्स, ये सेक्टर्स में एक रोटेशन ट्रेड डेफिनेटली पॉसिबल है, होगा भी आने वाले दिनों में, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में स्क्यूड है वैल्यूएशंस एक्सट्रीमली ऑन द अपसाइड, एंड कुछ सेक्टर्स में रीजनेबल है। तो मनी विल फ्लो फ्रॉम ओवर वैल्यूड सेक्टर्स टू अंडर वैल्यूड सेक्टर्स, तो यही स्टांस है। एंड एफएमसीजी में जहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, ऐसा नहीं है कि सब स्टॉक्स में ग्रोथ वीजा वी यू नो एंड वैल्यूएशन आर इन सिंक। कुछ सेक्टर जैसे टोबैको रिलेटेड स्टॉक्स है कंज्यूमर स्पेस में, वहां पर वैल्यूएशंस आर इन सिंक, एंड वो एक स्पेस काफी अच्छा लगता है बेस्ड ऑन वैल्यूएशन कंफर्ट एंड ग्रोथ, एंड प्लस अ फ्यू ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज आल्सो, एंड डिस्क्रेशनरी स्पेंड में भी काफी पॉजिटिव स्टांस है हमारा, तो क्योंकि हमें यही लगता है कि कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा, एंड थोड़ा टाइम करेक्शन जाएगा आपका कैपिटल गुड रिलेटेड स्टॉक्स। अच्छा मनीष जी, लास्ट सेशन में ही जब हमने कमिंस में शार्प कट देखा, जब कमिंस ग्लोबल ने एग्जैक्टली अपने इंडियन ऑपरेशंस को लेकर और उसमें जो धीमापन है उसकी एक्सपेक्टेशन जाहिर करी कॉन कॉल में, आप कैपिटल गुड्स को कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि एक्सेसिव मूव हमने कैपिटल गुड्स में भी देखा था। कैपिटल गुड्स पे क्या टेक है सर आपका इस वक्त? सर मेरा तो यही मानना है कि कैपिटल गुड्स में फंडामेंटल सब इंटैक्ट हैं, बट वैल्यूएशंस एकदम भी इंटैक्ट नहीं है। और अगर आप ये सब जो कैपिटल गुड स्पेस है लास्ट 1 डेढ़ 2 साल पहले सब 15-20 के पी मल्टीपल पर थे, और अभी यही सब स्टॉक्स, ठीक है फंडामेंटल्स डेफिनेटली इंप्रूव हुए हैं, 20% 15% की ग्रोथ है, आने वाले दिनों में हाइड्रोजन वगैरह में काफी बेनिफिट दिखेगा, सो जेनसेट एंड फेम 3, बहुत कुछ रेगुलेटरी चेंजेस, एमिशन नॉर्म चेंजेस के कारण इन सब सेक्टर्स में बेनिफिट मिलेगा। बट आप 5 साल के अर्निंग्स को अगर अभी डिस्काउंट करेंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट कि 5 साल बाद तक ग्रोथ रहेगा, तो इन सब स्पेसेस में करेक्शन डेफिनेटली होगी। ये सब वैल्यूएशन जो 15-20 के पी से शुरू हुए थे, 5 साल 7 8 10 साल बाद वापस 15-20 के पी में आएंगे। तो अगर आप नेक्स्ट 7 से 10 साल के अर्निंग्स को, ग्रोथ को अगर 20% से भी कंपाउंड करते हैं और एग्जिट पी मल्टीपल आप 15 या 20 का ही देते हैं, तो इन द इंटरिम बेस्ड ऑन प्योर फंडामेंटल्स आपकी जो शेयर प्राइस अप्रिसिएशन और फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न से ज्यादा नहीं। तो ये सिंपल सा मैथ्स है कि ये सब सिक्लिकल सेक्टर्स है, आउटलुक अभी अच्छा है, तो बस वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ही महंगे। तो टाइम करेक्शन जाएगा, प्राइस करेक्शन जाएगा, मेरे हिसाब से तो थोड़ा अंडरवेट स्टांस ही रखना चाहिए इस पे। अंडरवेट स्टांस कैपिटल गुड्स। अच्छा मनीष जी, अब प्राइस वाइज केमिकल बास्केट में अच्छे मूव नज़र आए बीते 2 महीने में एटलीस्ट। यूपीएल के हमने लास्ट सेशन में नंबर्स देखे थे सर, अभी इस वक्त आप लोग केमिकल्स में क्या अप्रोच रख रहे हैं? केमिकल्स बॉटम आउट हो चुका है, एंड एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में फंडामेंटली एक केस ऑफ बाइंग बनता है। स्पेशलिटी केमिकल्स ऑलमोस्ट क्लोजर टू द बॉटम है। जो कोविड के बाद हमने एक्सेसिव सप्लाई देखी थी ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंक्रीज, और जो चैनल फिलिंग हुआ था वो ओवर द पीरियड लास्ट 2 years और सो ये रन डाउन हो गया। डिमांड इज ऑलमोस्ट क्लोजर टू सप्लाई, सो इस क्वार्टर में भी हमने कई स्पेशलिटी केमिकल्स के नंबर देखे जहां आपको बहुत ज्यादा प्रेशर वॉल्यूम पर नहीं दिख रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि ये दोनों स्पेसेस बेसिकली बॉटम आउट हो चुके हैं, एंड जहां पर भी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, मतलब कहने का ये मतलब ये 50-60 के पी पर तो नहीं सस्टेन होगा, बट जहां भी आपके 20 से 30 के पी में अगर मिलता है और 20 से 25% की ग्रोथ आने वाले 2 साल में दिखती है, वहां पर केस ऑफ मार्केट कैप इंक्रीज डेफिनेटली। आईटी पर आपने एक हल्का सा व्यू दिया था, लेकिन डिटेल्ड व्यू क्या रहेगा इस समय? क्योंकि करीब 10-15 दिन पहले तक सबसे स्ट्रांग सेक्टर था आईटी, लेकिन अभी जो यूएस में वापस रिसेशन के फियर्स आए, उसको कैसे देख रहे हैं? और दूसरी तरफ अब रेट कार्ड्स भी बहुत जल्दी आएंगे और शायद ज़्यादा आएंगे, वहाँ थोड़ा वैल्यूएशन का अगर सपोर्ट मिल गया तो आईटी में क्या व्यू रहेगा? आईटी में पॉजिटिव स्टांस है अनुज, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन आईटी और
जो यूएस की आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम यहाँ पर आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर वो इनोवेटर्स हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज है। वहाँ भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है मार्केट, कई स्टॉक है, NVIDIA एक्सेट्रा, वो सब बहुत ज़्यादा स्क्यू कर रहे हैं पूरे टेक पैक को। तो मेरा तो यही मानना है कि वाई बेसिस पर FY25 जो है FY24 से मच बेटर रहेगा। वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुके हैं, थोड़े अप्रिशिएट हुए हैं इन recent days, but engineering R&D companies will be preferred more than IT services companies because long-term growth potential engineering R&D companies में better हैं when compared to IT services, because IT services GCC से भी compete करेंगे इंडिया में। तो इट इज अ पिक एंड चूज एंड बट आईटी का जो स्पेस है वो मेरे हिसाब से ओवरवेट स्टांस होना चाहिए FY25 और FY26 के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यूएशन डेफिनेटली देखनी चाहिए इंडिविजुअल स्टॉक पर, जहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, इट इज केस ऑफ अ बाय। ऑफ कोर्स कैविएट यही है कि इनकम टैक्स की डिमांड वगैरह, जीएसटी के जो हम अभी देखने को मिल रहे हैं, डज इट अप्लाई टू द एंटायर आईटी पैक? तो ये एक माइक्रो कंसर्न है, हमारी इंडिया स्पेसिफिक कंसर्न है। ये डेफिनेटली एक रेडार में फैक्टर डेफिनेटली रहेगा, बट अदरवाइज ऑन अ टॉप डाउन व्यू आईटी स्पेस इज अ बाय। आखिरी सवाल, डिफेंस, क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक्स और क्या व्यू है आपका? नहीं सर, डिफेंस बहुत ज्यादा महंगा है। मुझे समझ में आता है कि एवरी ईयर आपकी बजट की एलोकेशन बढ़ेगी और उसमें 80% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। उसमें जो 4 फ्लैगशिप कंपनीज है इंडिया की, उनको वो 20% में एलोकेशन मिलेगा। अगर आप नंबर्स एक्सट्रापोलेट करके देखिए तो ये 70-80 के पी में नहीं रह सकती है कंपनीज, ग्लोबली कहीं नहीं है। और ग्लोबली जो डिफेंस कंपनीज है वो इंडिया से 10-10 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी। बहुत ज्यादा यूफोरिया है स्पेस में। मैं नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्पेस में ऑर्डर बुक नहीं मिलेंगे, कि अर्निंग्स नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी सब, बट आप ये वैल्यूएशन में डिस्काउंट नहीं कर सकते ये सब स्पेसेस। कोई ओके, कोई डिफेंस कंपनी नहीं है मेरे। ब्रेक लेना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी, और इन सब सेक्टर्स पर बात करने के लिए। चलिए, मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन अभी भी फीबल है वो रिकवरी। मिड कैप अभी भी 2.5% नीचे। हाँ, एक FMCG है जिसने एक शानदार रिकवरी दिखाई है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर ट्रेडर्स हॉटलाइन में वापस लौटेंगे।